अम्बेक नगर पुराने भवन का संरक्षण। अब इसमें ये दो जने होते हैं, जसप्रीत हरप्रीत, ठीक है, जो कि अपने घर में घर के पास क्रिकेट खेल रहे होते हैं। जैसे हम भी बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं गली में, तो ये भी वैसे ही खेल रहे होते हैं। और इन्होंने देखा होता है कि एक खंडर घर होता है जो कि लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जने उसे कहते हैं अरे ये तो भूतों का घर है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो कुछ लोग तारीफ करते हैं वो बताते हैं इसकी वास्तुकला तो देखो। वास्तुकला यानी वो जो वस्तुओं पे कला कर रखी है, कला यानी जो डिजाइन्स बना रखी है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब उसमें कहते हैं दूसरा व्यक्ति कहता है आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ये कहती है। अब उसके बाद हमें वो जो लड़की है वो कहती है कि हमें ना मंत्री जी से लिखकर ये कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों सोचते हैं, जसप्रीत और हरप्रीत, कि इस पुराने खंडर में लोगों को इतना लगाव क्यों? मतलब ये घर तो ऐसे भूत जैसा है, लेकिन फिर भी इतने लोग इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इसका क्वेश्चन ये है दोनों का। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो हमारी सबसे पहली और पुरानी सभ्यता थी, हड़प्पा की कहानी। यहाँ से हमारी हड़प्पा की कहानी शुरू होती है। आखिर ऐसा हुआ क्या था? तो चलो मैं तुम्हें एक वीडियो के साथ लेके चलती हूँ जिसमें हड़प्पा की थोड़ी सी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। बहुत समय पहले सन 1856 में ब्रिटिश सरकार ने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया। इस निर्माण कार्य के दौरान ब्रिंटन और कनिंघम नाम के दो अंग्रेज इंजीनियरों ने हड़प्पा नामक स्थान, जो अब पाकिस्तान में है, के पास कुछ असामान्य चीजें देखी। जमीन के नीचे दबी हुई बहुत सारी पुरानी ईंटें मिली, मजबूत और टिकाऊ, जो रेलवे पटरी बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। कई साल बीत गए और सन 1921 में दयाराम साहनी नामक एक पुरातत्वविद ने हड़प्पा में औपचारिक खुदाई करने का निर्णय लिया। जो वहां मिला वो हैरान करने वाला था। इसी तरह सन 1922 में एक और पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, जो अब पाकिस्तान में है, की खुदाई की। यहाँ भी उन्होंने इमारतें, जल निकासी की प्रणाली और एक विशाल स्नानागार खोजा, जो इस सभ्यता की उन्नत जीवन शैली को साबित करता है। हजारों साल पुराने मकान, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ और औजार जमीन के नीचे से निकले दोनों स्थलों से मिलती जुलती वास्तुकला और लेखन प्रणाली मिली, जिससे यह साफ हुआ कि ये दोनों स्थान एक ही विकसित और जुड़ी हुई सभ्यता का हिस्सा। अब इस कहानी के बाद हम दोबारा आते हैं अपनी हड़प्पा की कहानी पे। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। मतलब क्या कि जब वो खुदाई कर रहे थे पटरियां लगाने के लिए, तो जब वो पटरी लगाने के लिए ऐसे खोद रहे थे, तो उनको क्या मिला कि एक जगह से थोड़ा सा पत्थर वगैरह कुछ निकल रहे थे। पुरास्थल यानी बहुत पुरानी चीजें मिली, ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो अभी हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है। उन्होंने सोचा ये खंडर ऐसे कैसे है जहाँ से इतनी अच्छी ईंटें मिल रही है। अब ये सोचकर हड़प्पा के जो खंडर से हजारों ईंटें उखाड़ ली गई। अब इसमें क्या हुआ, एक इंसान का होता नहीं कि जब एक चीज अच्छी मिल गई, अरे हमें तो बहुत सारी मिलेगी, ऐसे थोड़ा करके वो सारी ईंटें निकालते गए। कम से कम 1000 से भी ज्यादा ईंट जब उन्होंने निकाल ली, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने धीरे धीरे ऐसे निकाल ली रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो वो जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। जो भी बनी हुई थी थोड़ी बहुत चीजें, वो भी नष्ट हो गई। अब इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा, ठीक है। अब इससे पता चलता है कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अब तब हमें पता चला कि ये जो हमारा हड़प्पा है ये उपमहाद्वीप में सबसे पुराना है, ठीक है। अब इसके बाद इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस शहर के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें बची थी उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबसे पहले हड़प्पा स्थान पे मिला था। तो इस शहर का जो निर्माण था वो हुआ था
4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा दूसरा टॉपिक आता है, इस नगर की विशेषताएं क्या थी, मतलब इस नगर में ऐसा था ही क्या जो सब इसको इतना अच्छा कह रहे थे, इतनी अच्छी ईंटें हैं, इतनी सारी चीजें अच्छी है, ऐसा क्यों कह रहे थे। तो इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसमें जो सबसे पहली चीज इसकी खूबसूरती को बताता है, मान लो ये पूरा शहर है, अब इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक तो पश्चिम था और एक था पूरब। ठीक है, अब इसको जो इधर जो रहते थे ना, ये ऊंचे लोग बोले तो अमीर लोग कौन होते हैं, शासक वर्ग। ठीक है, जो मतलब बड़े बड़े लोग होते थे, अमीर लोग, वो यहाँ रहा करते थे ऊपरी पे, और जो निचले पे रहते थे वो आम लोग रहा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को डिवाइड कर दिया गया था। अब इसकी जो खासियत क्या है कि इसके जितने भी बॉर्डर्स बनाए गए हैं ना, ये सारे पक्की ईंटों से बनाए गए हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा बॉर्डर बनाया नहीं गया है। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। अब देखो, इसमें यही बात बोली गई है सबसे पहले कि इसमें ज्यादा हिस्सों से विभाजित किया गया था। सबसे पहले तो पश्चिमी भाग, फिर उसके बाद पूर्वी हिस्सा, लेकिन यह निचले इलाकों में था। ये जो पूर्वी हिस्सा था ये निचले इलाके में था, और ये जो पश्चिमी था ये ऊंचाई पे था। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व तो उन्होंने नगर दुर्ग कहा। ये जो हमने बनाया था ये पश्चिम वाला, इसको क्या कहा, नगर कहा और दुर्ग कहा। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरी वाली है निचला, उसे क्या कहा, निचला नगर, जिसमें चारों तरफ चार दीवारियों की पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इसकी ईंटें अच्छी तरीके से पकी हुई थी और हजारों साल बाद आज तक उसकी दीवारें खड़ी हुई है। ये इसकी सबसे अच्छी चीज थी कि आज भी जो उसकी दीवारें बनी हुई है, ईंटें बनी हुई है, वो आज भी खराब नहीं हुई है, आज भी वैसी की वैसी है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे मोहनजोदाड़ो के अंदर मिला है हमारा एक तालाब। ठीक है, अब इसमें ना तालाब के अंदर देखो, तालाब कैसे होता है, जैसे हमारा नॉर्मली आज के टाइम पे स्विमिंग पूल, अब जैसे ये बना हुआ है। अब इसके जो चारों ओर है ना, चारों ओर इसके ना ईंट लगाई गई है और प्लास्टर बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका रिसाव रोकने के लिए, यानी जो पानी इसके अंदर आ है वो बाहर ना जाए, इसके रिसाव रोकने के लिए यहाँ पे कुछ बनाया गया है, जिससे कि पानी यहीं ठहर जाए और ठंडा रहे। ठीक है, अब इसमें चारकोल का भी इस्तेमाल किया गया है इसको करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम देखते हैं क्या क्या किया गया। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर और ऊपर से चारकोल की परत का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब इसके दोनों ओर सीढ़ियां भी बनाई गई है, और ये जो भी मतलब तालाब होता था ये 4 कमरों के बीच में होता था। ठीक है, इसे भरने के लिए पानी कुएं से लाना पड़ता था। ठीक है, और उपयोग के लिए इसे खाली कर दिया जाता था। अब इसका उपयोग क्या होता था, यहाँ पे जो विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, जैसे हमारे त्योहार वगैरह होते थे, तो उस टाइम पे भी कोई त्योहार वगैरह ऐसा होते होंगे जिसकी वजह से ये बनाए जाते थे और यहाँ पे स्नान करते थे बड़े बड़े शासक लोग। अब कालीबंगा और लोथन जैसे अन्य स्थल भी अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड क्या होते हैं, जैसे हवन के लिए ऐसे हम बनाते हैं ना, ऐसे करके होते हैं, कुछ ऐसे करके होते हैं यहाँ पे, फिर स्वाहा ऐसे करते हैं, वो चीज़ है। ठीक है, अब वो कहाँ मिली है, कालीबंगन और लोथन में मिली है। ठीक है, अब इसके बाद जहाँ सब वक्त यज्ञ किए जाते थे, अब इससे पता चलता है कि उस टाइम पे भी यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडारण गृह क्या होते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, ये देखो, ये रहा हमारा स्नानगाह, ये देखो ये सीढ़ियाँ ये रही। अब इसके बाद अगर तुम वीडियो में भी देखोगे तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें देखो बनाई गई। ये जो डिब्बे बनाए गए हैं, ये देखो, ये जो बनाए गए हैं यहाँ पे, इसके ऊपर एक चारकोल की परत लगाई गई है, और ये जितने भी बने हुए हैं कमरे बने हुए हैं, मतलब चेंजिंग रूम टाइप में। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 से ज्यादा मंजिल नहीं होती थी, और इन घर के जो आंगन होते थे वो चारों तरफ कमरे होते थे। देखो, जैसे क्या हो गया, इधर एक कमरा है, इधर एक कमरा है, इधर एक कमरा है। जैसे चिड़ियाघर अगर किसी ने देखा होगा नाटक, तो उसमें भी यही होता था
यहाँ पे सामने एक आंगन है, यहाँ पे जैसे झूला हो गया ऐसे होती थी ना, तो वैसे ही की बात की गई है। अब इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो होती थी क्या, कि ढके हुए नाले होते थे। जैसे हमारे होते हैं कि नाले पर ढके हुए नहीं होते, तो क्या होता है कि बहुत सारी मच्छर मक्खियाँ सब होती थी। तो नहीं, वहाँ पे नाले ढके हुए होते थे, सीधी लाइन बिछाई जाती थी, नाली को ऐसे ढलान के रूप में ऐसे बना दिया जाता था जिससे कि जो पानी आए तो सीधा वो नाली में जाए। अब वो नाली में जाएगा तो क्या होता था कि यहाँ पे जैसे नाली बनी है, फिर उसके बाद यहाँ से पाइपलाइन जा रही है, फिर यहाँ नाली बनी है, और ये जितनी भी सबकी पाइपलाइन थी ये मेन होल, ये जो सबसे बड़ा गटर होता है उससे मिली हुई थी। उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी भी आ गई थी। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं नगरीय जीवन। अब उधर गांव भी होते थे, नगर भी होते थे, दोनों होते थे। तो इसमें जो बताया गया वो नगर की विषय में बताया गया। हड़प्पा के नगरों में आखिर क्या होता था कि ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। मतलब जो शासक वर्ग होते थे उनका यही होता था कि भाई हमारे पास इतना सारा पैसा है तो हम कहाँ लगाएं, हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और सब मतलब जो भी आएगा उसको देखता रहे ऐसा। और फिर उसके बाद अब उन शासकों का क्या काम होता था कि दूर दूर जगह से बहुत सारी धातुएं लाना, पत्थर लाना, ठीक है, जिससे कि बहुत अच्छी चीजें बनाई जा सके। अब उसमें क्या होता था, नगरों में लिपिक भी रहा करते थे। लिपिक क्या, जो लिपि को लिखते थे, कहाँ लिखते थे, एक तो मुहर पे लिखते थे और इसके अलावा काफी सारी चीजों के ऊपर भी लिखते थे। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। इसमें जो हमें एक विशेषता और देखने को मिलती है कि स्त्रियों को भी स्थान दिया जाता था। ठीक है, अब किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तु भी लाते थे। मतलब आयात के लिए, निर्यात के लिए, मतलब जो लोग दूर दूर जगह जाते थे वहां से भी बहुत सारी चीजें लेके आते थे। वैसे तो हमें कुछ खास मिला नहीं है, लेकिन मिट्टी से बने खिलौने भी मिलते हैं हमें वहां पे। जैसे ये हम खिलौना देखते हैं, देखो इसके अंदर ये जो है ये तो मोहर है एक सिंगा वाली, और ये जो है हमें मिलती है, ये हमें उनके खिलौने मिलते हैं बच्चों के। ठीक है, अब इसके बाद नगर और नए शिल्प। नए शिल्प मतलब नई नई चीजें और कैसे कैसे बनाई जाती थी। आओ अब हम ऐसी कुछ चीजों का अध्ययन करते हैं जो कि हड़प्पा नगरों में पाई गई है पुरातत्विदों को। अब वो क्या क्या पाई गई है, इसमें अधिकतर क्या मिले हैं, पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, तांबे मिले हैं, कांसे, सोना, चांदी जैसी धातुएं मिली। ठीक है, अब क्या होता था, तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे और गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेकिन सोना और चांदी से सिर्फ दो ही चीजें बनाई जाती थी। सजने संवरने के लिए या तो गहने बनाए जाते थे या फिर खाने के लिए और अमीरी दिखाने के लिए बर्तन बनाए जाते थे। और यहाँ पे सबसे आकर्षण वस्तु जो मानी जाती थी, मनके, बाट और फलक। फलक क्या होते हैं, फलक तो ये लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, और मनके क्या होते हैं, मनके ये देखो आभूषण। बाट क्या होते हैं, जैसे हम किसी चीज को नापने के लिए जैसे बाट रखते हैं, एक साइड पे 500 ग्राम का, दूसरी जगह वो रखते हैं, आज भी यूज होते हैं। ठीक है, अब हड़प्पा के लोग पत्थरों की मोहरें बनाते थे। ठीक है, ये आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए गए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अब इसमें ये जो हम मूर्ति देखते हैं, ये किसकी मूर्ति देखते हैं, ये पुरोहित है, ये हमारे यहाँ का है। देख रहे हो, इसकी जो दाढ़ी है कितने अच्छे तरीके से शेव की गई है, और जो इसके ऊपर जो डिजाइनिंग की गई है ये बहुत अच्छे तरीके से नक्काशी की गई है। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे भी कितनी अच्छी अच्छी चीजें होती थी। अब इसमें जो बताई गई है, हमने ये चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ से हमें खेती के साक्ष्य मिले। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो से भी हमें कपड़ों के टुकड़े मिले हैं। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, चांदी का एक फूलदान है जिसके ढक्कन में अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, पक्की मिट्टी और फ्यान से बनी तकलिया और सूत कताई का संकेत मिलते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि उस टाइम पे भी कताई वगैरह ये सब होती थी। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का जो निर्माण थे वो विशेषज्ञ करते थे। अब विशेषज्ञ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, विशेषज्ञ आखिर होते क्या है। विशेषज्ञ वो होते हैं जो अपने काम में माहिर होते हैं, जो केवल एक ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी एक खास चीज को बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी का काम करना। ठीक है, अब इसके बाद हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति अपना एक अच्छे से काम कर सकता। अब देखो, कोई हमारा मतलब नॉर्मली एक टीचर है जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। ठीक है, वो पढ़ा देगा बहुत
मतलब ठीक ठाक से पढ़ाएगा। लेकिन अब हमारा कोई एक टीचर है जो कि हमें बस इंग्लिश ही पढ़ा रहा है, तो वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाएगा। तुम कभी ये नोटिस करना। अब ये फैंस होता क्या है, ये जो फैंस होता है ये कभी भी प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, मतलब कहीं जाकर इकट्ठा नहीं करता, ये कहीं भी जाके हम इकट्ठा नहीं कर सकते। ये हम अपने हाथों से बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, थोड़ी सी बालू लेते हैं या पत्थर लेते हैं, उसको चूरा कर देते हैं, एकदम छोटे छोटे से कर देते हैं और इसके ऊपर गोंद लगाते हैं। ठीक है, अब जब गोंद लग जाती है तो ये थोड़ा चिपक से ऐसे हो जाते हैं और फिर इसकी जो चिपकी सी जो परत होती है उसके ऊपर नीले या हल्के समुद्री हरे रंग की वो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कच्चे माल की खोज। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं सूत कताई के भी मोहनजोदाड़ो के अंदर। तो अब उसके जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल यानी कपड़े के लिए जो हमें सूत वगैरह ये सब कहाँ से मिलते हैं, तो इसी की बात की गई है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे कि किसान या पशुपालन या उसे उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसमें से कई तरह की जो चीजें हैं बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास जो हम मतलब पैदा करते हैं, मतलब जो किसान पैदा करते हैं, कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर ये सब बहुत दूर दूर से आयात करते थे ये। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबों का जो आयात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से लाई जाती थी। ठीक है, जो तांबे का आयात करते थे वो राजस्थान से करते थे, पश्चिमी एशियाई ओमान से तांबे लेते थे। और जो कांसा बनाने के लिए जो तांबे में मिलाई जाने वाली धातु टिन और आयात, ये टिन का आयात कहाँ से करते थे, ईरान से और अफगानिस्तान से। और जो सोने का आयात करते थे वो हमारे प्रेजेंटली कर्नाटक से करते थे। और जो बहुमूल्य पत्थर होते थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। नगरों में रहने के लिए भोजन। अब उधर आखिर भोजन क्या करते थे, लोग क्या क्या खाना खाते थे, इसके अवशेष हमें कैसे पता चलते पुरातत्वविदों को, तो ये बताते हैं कि लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। गाँव में जो लोग रहते थे वो अनाज भी उगाते थे और पशु भी पालते थे। पहले भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे वो जानवरों को एक संग्रह के रूप में देखते थे। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या होती थी कि शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। अब जो छोटे छोटे लोग होते थे जो कि जानवर, अनाज वगैरह ये सब उगाते थे, ये भी मतलब मार्केट में बेचते थे और इन सब लोगों के लिए बेचते थे। ठीक है, और इसमें जो पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो गेहूं, जौ, दालें, मटर, दाल, तिल, सरसों ये सब उगाते थे खाने पीने के लिए। और जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग भी कई बार करते थे। ठीक है, कई बार करते थे, ये बहुत नई चीज़ है। ठीक है, हड़प्पा नगर के हल तो नहीं बचे क्योंकि वो लकड़ी के होते थे। लकड़ी की चीज़ें कई बार टूट जाती है, लेकिन हमें खिलौनों के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ पे इसका भी इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें सिंचाई के जो साक्ष्य हैं वो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो लोग थे वो पानी का संचय करते थे सिंचाई के लिए। ठीक है, हड़प्पा के जो लोग थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब पालते थे और आसपास के तालाब और चरागाह होते थे। लेकिन सूखे महीने में मवेशी के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे। वे बेर जैसे फलों को भी इकट्ठा करते थे और मछलियां भी पकड़ते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे उस टाइम भी। अब गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, कच्छ के इलाकों में खादीर बेट की किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ होती थी। ठीक है, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे, जो धौलावीरा था वो 3 भागों में विभाजित था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर और ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे और इस नगर में एक खुला मैदान होता था। मतलब इसकी जो मतलब बताई गई है धौलावीरा की तो क्या क्या चीज़ें होती थी, तो इसमें सबसे पहली चीज़ बताई गई है कि वो 3 भागों में विभाजित था। एक खुला उसमें मैदान था जहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते थे और यहाँ पे कुछ हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा हुआ पाया गया, जिससे ये पता चलता है कि ये हड़प्पा से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद गुजरात की खंबक की खाड़ी में मिलने वाला साबरमती के एक उपनदी के किनारे लोथल मिला है। ठीक है, लोथल जहाँ कीमती पत्थर मिलते थे, कच्चा माल बहुत आसानी से मिल जाता था और इसके अलावा पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई
चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और यहाँ पे भंडार गृह भी मिला है। भंडार गृह यानी जहाँ पे हम भंडारण कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। और यहाँ पर इमारतें भी मिली है, मन के बनाने के काम होते थे, और पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अंध बने मन के मिले हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे ये सारे काम किए जाते होंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये मुद्रा, अब ये मुद्रा के ऊपर कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ, जिसमें मुहरबंदी, अब इसे किसे किसे कहा जाता है। जैसे मान लो एक थैला है, ठीक है, ये हो गई पोटली, इसके ऊपर हो गया ये ढक्कन, ठीक है। अब ये ढक्कन है ना, जैसे इसको बांध दिया है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, एक ये स्टैंप लगा देंगे, गीली मिट्टी का स्टैंप लगा देंगे, जिसके ऊपर यहाँ पे तो कुछ लिपि से लिखा रहेगा, और इसके अलावा यहाँ पे एक सिंगा की फोटो बनी होगी उस टाइम की, ठीक है। अब इससे क्या पता होता था कि अगर इसको लेके जा रहे हैं कहीं, अगर ये टूट जाती है, मान लो ये टूट जाती है, तो इसके साथ छेड़छाड़ करिए। अगर ये नहीं टूटती तो इससे पता चलता है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, ठीक है। सभ्यता का अंत का रहस्य, अब इसमें अंत का जो रहस्य है इसमें कई सारी बातें कही जाती है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मतलब अचानक से लोगों ने इधर रहना छोड़ दिया, इधर मोहर वगैरह इन सब का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, आयात करना छोड़ दिया। अब जितने भी मतलब मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, झुग्गियां बसने लगी। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई खास रीजन कोई बताता नहीं है, लेकिन विद्वानों का कहना है कि यहाँ पे कई बार नदियां सूख गई। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एक नदी सूखने से क्या पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है? नहीं। और कुछ का मानना है कि यहाँ के जंगल जो है वो खत्म हो गए, और कुछ का मानना है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत होती थी, लेकिन जंगल तो सारे खत्म हो गए थे, इस वजह से यहाँ पे कोई ईंट भी नहीं बना पाया, तो इस सभ्यता का नष्ट हो गया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो घास वगैरह ये सब समाप्त हो गए, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, और कुछ ऐसा स्पष्ट कारण मिलता नहीं है जिससे पता चले कि नगर का अंत क्यों हुआ, ठीक है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि शासक अब शासक नहीं करना चाहते हैं अपना। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई नई और छोटी छोटी बस्तियां बसाने लग गए, ठीक है।